चलिए जी, अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा कोर्स है उसका टाइटल है मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अभी तक आप जो मैंने आपका प्रीवियस कोर्स आउटलाइन वगैरह देखी है उसमें आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं। अब मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर कोई मैं रॉन्ग बताऊँ तो। ठीक है, आईसीपी में आप लोगों ने सी प्लस प्लस पढ़ा था, ऐसे ही है? यस सर। यस सर। ठीक है। और ऊप में जावा पढ़ी थी या वो भी सी प्लस प्लस पे किया था आपने? सर सर सी सी प्लस प्लस प्लस। प्लस। चलें फिर ठीक है। इसका मतलब है आपने अभी तक जावा नहीं पढ़ी। नो सर, हमने जस्ट सी प्लस प्लस की है अभी तक। ठीक है। और इसके अलावा वेब प्रोग्रामिंग में आपने वो कोर्स पढ़ लिया, उसमें कौन सी लैंग्वेज पढ़ी थी, पीएचपी या एचटीएमएल? हमने वेब प्रोग्रामिंग का कोर्स अभी नहीं पढ़ा। ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब है आपने अभी तक जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं उनमें से सिर्फ सी प्लस प्लस पढ़ी है। तो अब इस कोर्स का मकसद क्या है? जब आपने ऊप भी पढ़ ली है और आईसीबी भी पढ़ लिया है, इसका कोर्स का इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये है कि अब देखिए यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, हर रोज़ नई लैंग्वेज इवॉल्व हो रही है। जैसे पाइथन है, वो 1990 की लैंग्वेज है, 92 में हुई है। अब दोबारा मशीन लर्निंग की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से दोबारा वो इन हो रही है। तो अगर आप फील्ड में जाएं, ठीक है, आप लोग जॉब करने स्टार्ट करो, वहाँ पे कोई नई लैंग्वेज आ जाए, तो उस नई लैंग्वेज को आप लोग कैसे सीख सकते हो? ठीक है, अब यहाँ पे हम मल्टीपल लैंग्वेजेस इंशाल्लाह देखेंगे, 2 से 3, वैसे तो 7 लैंग्वेजेस का इंट्रोडक्शन है कोर्स में ना, तो हम वो सारी देखेंगे, उनको ब्रीफली टच करेंगे। इससे पता क्या चलेगा, इससे आपको एक तरीका आ जाएगा कि आपको कोई भी नई लैंग्वेज सीखनी हो, कोई भी नई लैंग्वेज आपने सीखनी है तो वो लोग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो और कैसे उस लैंग्वेज को सीख सकते हो। और मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आजकल जो यूज़ हो रही हैं उसका ओवरव्यू होगा इस कोर्स में। तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा कोर्स का कि किस तरह का होगा। सर एक क्वेश्चन पूछना है। जी सर सी प्लस प्लस मॉडर्न लैंग्वेज है? जी, बिल्कुल मॉडर्न लैंग्वेज है। आज वही हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी कैटेगरी में आ रही है। ठीक है लेकिन हम तो उसका 99 वाला वर्जन करते हैं ना, मॉडर्न वाला तो करते ही नहीं है। जी, इसमें एक्चुअली ये है कि जो भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं वो तकरीबन 70 से शुरू होके ना, अभी वो डिटेल देखते हैं, वो मैं आपको पूरा चार्ट बनाऊंगा कि मॉडर्न का मतलब ये नहीं है कि 2021 की लैंग्वेज। ठीक है, मॉडर्न का मतलब ये है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो कि ह्यूमन के करीब हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। ठीक है, वो मैं भी आपको डिफरेंस समझाता हूँ कि मॉडर्न और जो ओल्ड लैंग्वेज जिसको कह सकते हैं प्रीवियस, उसमें क्या डिफरेंस होता है। ओके सर। तो इसमें आपने देखना है कि व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किस चीज़ को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर भी होते हैं हमारे पास, उन सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं कहते? ठीक है, और एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, उसकी जब डेफिनेशन अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो उससे हमें क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों हैं? एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी क्यों नहीं बना ली गई कि जो सारे काम परफॉर्म कर सके? ये हमने देखना है। टाइप्स कौन सी हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, और क्या नई लैंग्वेजेस की ज़रूरत हमें पेश आ रही है? क्या कोई ऐसा टास्क रह गया है कि जो इन लैंग्वेजेस से हम करंटली नहीं फुलफिल कर पा रहे? तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। A programming language is a set of rules that provides a way of telling a computer what operations to perform. So यहाँ पे दो हमारे पास डेफिनेशन है। सबसे पहले कि what operations to perform। ठीक है, कंप्यूटर को हमने बताना है कि कौन से ऑपरेशन आपने परफॉर्म करने हैं, तो वो किस तरीके से बताएंगे। अब कंप्यूटर हमारी, हम बोल के भी नहीं बता सकते कंप्यूटर को कि फॉर एग्जांपल हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं
फॉर एग्जांपल बायोसाइंसेस की एग्जांपल लें, डीएनए के रिलेटेड कोई हम उसको सीक्वेंसिंग करनी है, ठीक है। अब हमने फॉर एग्जांपल कोविड-19 है, हमने उसकी करने है, उसकी प्रोग्रामिंग करनी है कि कितने पेशेंट्स जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, उनको दोबारा कोविड हो गया है, ठीक है, उनका डेटाबेस हमने बनाना है, उसके लिए प्रोग्रामिंग करनी है। तो हमें क्या ज़रूरत होगी, हम कंप्यूटर को बताएंगे कि किस तरह उसका डेटाबेस सारा कंप्यूटर को बताना पड़ेगा, वो किस तरीके से बताना है, उसके लिए थोड़ी सी हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। अब कंप्यूटर ने उस पर किस तरह ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन सा एल्गोरिदम लगाना है, वो भी हम बताएंगे। इसमें फॉर लूप लगेगा, वाइल लूप, ठीक है, जैसे सी में होता है, तो वो एल्गोरिदम हो गया, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक फॉर एग्जांपल एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करनी, सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो हो गया व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म। तो ये हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा, यहाँ पे सम लें, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, और किस एल्गोरिदम से, लेट्स सपोज फॉर लूप है, वाइल लूप लगाना है, तो वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इन रूल्स को कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। इस सेट ऑफ रूल्स का नाम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट होता है, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर उस इंस्ट्रक्शन सेट के बाहर आप कोई चीज़, कोई और वर्ड यूज़ करते हो, तो वो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करता, ठीक है। अब देखें सी प्लस प्लस में आप इफ लिख देते हैं, तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता है ना उसे, एल्स लिखते हैं अंडरस्टैंड कर लेता है, ठीक है। एल्स इफ को अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन अगर आप कहें कि इफ एल्स लिख दूं, पहले मैं इफ लिख दूं फिर एल्स, तो वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो सेट ऑफ रूल्स बनाए हुए हैं उससे वो बाहर हो गया, उस सेट से बाहर हो गई वैल्यू जो हमारी है, ठीक है। तो हमने उस सेट में यानी इंस्ट्रक्शन सेट में रहते हुए जो कंप्यूटर है उसको कमांड्स देनी है। इट प्रोवाइड्स अ लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क फॉर डिस्क्राइबिंग कंप्यूटेशन। लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि वो कीवर्ड्स, लिंग्विस्टिक होता है जुबान, यानी जो हम कंप्यूटर, जैसे हम अल्फ़ाबेट समझ सकते हैं, ठीक है, कोई ख़ास लैंग्वेज इंग्लिश उर्दू वगैरह समझ सकते हैं, इस तरह कंप्यूटर को, अब कंप्यूटर में हार्डवेयर है, उसको हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू बताना है कि ये कमांड जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है पर्टिकुलर, ठीक है। तो वो उसका लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क हो गया कि कौन सी कमांड्स वो अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की चीज़ें होंगी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कि कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं ये कंप्यूटर को बताना, किस एल्गोरिथम के थ्रू परफॉर्म करने हैं, और लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क। इसमें बताएं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशंस में कोई क्वेश्चन हो किसी का। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है जी। उसके बाद है अगेन वही, व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ नोटेशनल सिस्टम for describing computation in a machine readable and human readable form। तो अब देखें, हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो उसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए। जब आप प्रोग्राम लिखो तो वो ह्यूमन रीडेबल होना चाहिए, यहाँ पे एंड है और नहीं है, ठीक है, यानी प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जो कि ह्यूमन रीडेबल भी हो। अच्छा, एंड और में फ़र्क पता है ना, एंड का मतलब होता है कि ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर यहाँ पे और होता तो फिर दोनों में से कोई एक चीज़ भी वैलिड हो जाती, तो हमारी लैंग्वेज जो डेफिनेशन वो फुलफिल हो जानी थी। सो यहाँ पे एंड है, विच मीन्स कि द कोड शुड बी मशीन रीडेबल एंड ह्यूमन रीडेबल आल्सो। तो मशीन रीडेबल किस तरह होगा, वो इस तरह होगा कि जब आप प्रोग्राम लिखोगे उस वक्त ह्यूमन रीडेबल होना चाहिए, जैसे कि लाइक दीज वर्जिंग हमें नज़र आ रही है, समझ लग रही है इसकी। लेकिन जब ये कंप्यूटर के पास जाएगा तो दरमियान में एक बॉक्स होगा, ठीक है, अभी वो नेक्स्ट में देखते हैं वो बॉक्स क्या है। वो बॉक्स है कंपाइलर। तो कंपाइलर उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, तो उससे मशीन भी अंडरस्टैंड कर सकती है। तो प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जो ह्यूमन रीडेबल भी हो और मशीन रीडेबल भी हो। A programming language is a tool for developing executable models
फॉर अ क्लास ऑफ प्रॉब्लम डोमेन। जो आपकी आईसीज होती हैं, लाइक आपने कोई अप्लायंस कंट्रोल करनी है, उसमें एक ही प्रोग्राम होता है जो कि फिक्स हो गया। लाइक आपका फॉर एग्जांपल एयर कंडीशन है, उसमें एक आईसी लगी होगी, उसमें एक ही प्रोग्राम सेव होगा। वो किस फॉर्म में सेव होता है? वो डॉट एक्जी फाइल का नाम सुना है आपने? सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हैं वो कौन सी एक्सटेंशन के साथ होते हैं? कभी आप लोगों ने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हो नेट से, तो वो क्या एक्सटेंशन होती है साथ? डॉट एक्जी नहीं होती? यस सर। ठीक है, तो वो डॉट एक्जी स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट, यानी ऐसा फाइल जो कि मशीन जो है कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड कर सकता है। एग्जीक्यूटेबल मॉडल होता है जो कि 0 1 की फॉर्म में कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रोग्राम सेव होता है। 3 तरह के एग्जीक्यूटेबल मॉडल हो सकते हैं, डॉट एक्सी हो सकता है, डॉट कॉम हो सकता है। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटेबल मॉडल मीन्स कि ऐसा प्रोग्राम जो कि मशीन लैंग्वेज में स्टोर होता है। आपने प्रोग्राम लिखा, ठीक है, प्रोग्राम बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसकी डॉट एक्जी फाइल नहीं बनी, तो वो क्या किसी काम का होगा? नो जब सर। बिल्कुल ठीक है, यानी वो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? तो उसका मतलब है उसमें कोई इंटरनल एरर होगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ टूल फॉर डेवलपिंग एग्जीक्यूटेबल मॉडल फॉर अ क्लास ऑफ प्रॉब्लम डोमेन्स। ठीक है, लाइक आपने अगर ऑफिस इंस्टॉल करना है, तो वो ऑफिस वर्क के लिए फॉर एग्जांपल टाइपिंग के लिए वर्ड करना है, तो वो उस प्रॉब्लम डोमेन में आ गया, तो उसके लिए आपको वर्ड की एक्सी फाइल चाहिए, ऑफिस की एक्सी फाइल चाहिए। तो यहाँ पे बताएं, इस स्लाइड की समझ आ गई सबको? इसमें कोई क्वेश्चन हो? सर अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और वो एक्सी फाइल के एक्सटेंशन से ना हो तो ठीक ऐसा है, क्यों होता है? उसमें फिर वायरस हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डॉट एल की फाइल होती है, अक्सर नेट से इंटरनेट से डाउनलोड करें, ठीक है, तो वो उसमें मे बी वायरस भी हो सकता है। लेकिन जो जो एग्जैक्ट फाइल होगी वो डॉट एक्सी ही होगी। अब बाद ऐसा होता है कि हम डाउनलोड करते हैं फाइल, वो फर्दर डाउनलोड मैनेजर फॉर एग्जांपल लिखा था कि ये बुक है, लेकिन जब हम उसको डाउनलोड करते हैं तो वो डॉट एक्सी फाइल होती है। इसका मतलब है कि उन्होंने उसमें कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इम्बेड किया हुआ है जो कि आपके सिस्टम में वायरस या कोई इस तरह का स्पाईवेयर वगैरह, ठीक है, कोई मलवेयर उसमें इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, जो कि आपका डाटा इंटरनेट पे पास ऑन कर देगा, फर्दर आपका डाटा चोरी हो सकता है। ठीक है, तो आप एक्सटेंशन देखा करें जब भी फाइल डाउनलोड करें। ओके सर। तो इंग्लिश इज़ अ नेचुरल लैंग्वेज। इट हैज़, अभी हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। इंग्लिश इज़ अ नेचुरल लैंग्वेज, यानी हम जो ह्यूमन बोल सकते हैं वो उसमें एक लैंग्वेज है, उर्दू भी हो सकती है। इट हैज़ वर्ड्स, सिंबल एंड ग्रामेटिक रूल्स। अब लैंग्वेज इंग्लिश की बात हो रही है, किसी भी लैंग्वेज में क्या होता है, उसमें वर्ड्स होते हैं। या अब ये व्हाट इज लिखा हुआ है, तो ये अल्फ़ाबेट से मिलके एक वर्ड है, पूरा एक व्हाट इज एक वर्ड होगा, सेकंड वर्ड है, तो इसमें वर्ड हो गया। इसमें सिंबल भी होगा, लाइक यहाँ पे अगर हमने कोमा डाला है तो एक सिंबल है, डॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है, तो ये सिंबल हो गया। इसमें कुछ ग्रामेटिक रूल्स होंगे, यानी कि ये दोनों, इसमें स्पेस आएगी तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं उसमें भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ में उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स का मैंने आपको पहले बता दिया कि उसका इंस्ट्रक्शन सेट होता है। ठीक है, उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, लाइक आपको अगर याद हो कि जब आप फंक्शन फाइल लिखते थे सी प्लस प्लस में, तो उसमें आप स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, आप उसमें अंडरस्कोर लिखते हो। ठीक है, याद है? यस सर। तो Yes, अगर, sir. जी, अगर उसमें हम स्पेस दे दें तो वो एरर आ जाता है। इस वजह से
उसमें भी कुछ रूल ऑफ ग्रामर्स हैं, यानी उसमें जो स्टार्ट है वो किसी से जो सिंबल है उससे स्टार्ट नहीं हो सकता फंक्शन का नेम। तो इस तरह हर लैंग्वेज में उसमें भी, और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये डिफरेंट होगा। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती हैं, कुछ केस सेंसिटिव नहीं होती। ठीक है, तो ये रूल्स देखने पड़ते हैं जब प्रोग्रामिंग करनी हो। सबसे पहले देखना होता है कि लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है या नहीं है। The grammatic rules are called syntax. अच्छा, नेक्स्ट टाइम कोशिश किया करें कि जैसे ही लिंक आए फौरन विद इन 2 to 3 मिनट, क्योंकि ये सिंपल एक लिंक होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ज्वाइन हो जाएगा। अगर आप, बेहतर तो ये है कि लैपटॉप से ज्वाइन किया करें, लैपटॉप रेडी हो लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले। और अगर मोबाइल से भी करना है तो मोबाइल में भी ऐप कर लें मीट की, तो विद इन 1 क्लिक जो है आप इस पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसा होता है कि मुझे बार बार ना एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो फिर डिस्टर्बेंस होती है। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करें फ़ौरन ज्वाइन किया करें। सिंटैक्स क्या है कि किस तरह हम जो प्रोग्रामिंग है उसको किस तरह लिखेंगे। ठीक है, उसके रूल्स जो हैं वो सिंटैक्स कहलाते हैं। कि यहाँ पे देखिए अब एक सिमिट्री आ रही है। बाद लैंग्वेज जैसे कि फॉर एग्जांपल पाइथन है, उसमें अगर हमने लूप यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट लाइन है वो एक टैब के डिफरेंस से आएगी। ठीक है, यहाँ से सेम उसका लाइंस अगली स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, यानी अगर इफ या लूप लगाया है तो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस आएगी। तो हर लैंग्वेज के अपने रूल्स हैं, कुछ सिंटैक्स होते हैं। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ सिंटैक्स रूल। तो अभी हमें क्या पता चला कि जब हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो हमें उसका सिंटैक्स पता होना चाहिए, और हमें उस सिंटैक्स के रूल्स पता होने चाहिए कि हम कौन कौन से इसमें की वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही लैंग्वेज आए, कोई भी लैंग्वेज आए तो आप उसमें क्या देखोगे, सबसे पहले उसका सिंटैक्स देखोगे, किस तरह लैंग्वेज स्टार्ट करनी है, लिखना किस तरह है उसको, और उसमें डिफरेंट रूल्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी क्वेश्चन हो किसी का तो आप लोग पूछ लें। उसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि वाई देर आर सो मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि डिफरेंट लैंग्वेज जो हैं वो क्यों यूज़ करते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस क्यों हैं। सर कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, उसके बाद है वाई देर आर सो मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब जैसा कि हर कंट्री की भी अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है, यूरोप है, यूरोप एक ही कॉन्टिनेंट है जिसकी एक ही करेंसी है यूरो, लेकिन वहाँ पे भी क्या है, वहाँ पे हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज है और वो उस पर प्राउड फील करते हैं कि हमारी लैंग्वेज है। जैसे फ्रेंच है, फ्रेंच जो ओरिजिनल फ्रेंच है वो इंग्लिश को बोलना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो वहाँ पे इंग्लैंड ब्रिटिश जो है लोग वो इंग्लिश बोलते हैं, फ्रेंच लोग फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, इटली की अपनी है, स्पेन जो स्पेनिश है वो अपनी लैंग्वेज है। सो मल्टीपल पीपल स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज, इतनी लैंग्वेज का फ़र्क क्यों है। ठीक है, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी, उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। अब देखें जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, वो चल रहा था, वो लैपटॉप में यूज़ होता था। उसके बाद जब मोबाइल आए तो गूगल का iOS, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो चलना शुरू हो गया। लेकिन अब जब हवावे पे थोड़ी सी पाबंदियाँ लगी तो अब हवावे को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना पड़ गया। तो लैंग्वेजेस इस तरह भी होती हैं कि हर कंट्री को, ताकि किसी दूसरे पे डिपेंड ना होना पड़े, डिपेंडेंट ना होना पड़े, उस वजह से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती हैं। कुछ लैंग्वेज जो पहली लैंग्वेज थी उसमें कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए नई लैंग्वेज बनानी पड़ती है। तो इस तरह मल्टीपल लैंग्वेजेस जो हैं वो दुनिया में इवॉल्व हुई हैं।
Programming languages have evolved over time as better way have been developed to design them. यानी पहले स्टार्ट में क्या था, so इन इस डिस्कशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे ले कहता हूँ। यहाँ पे देखें, उसके बाद हम वापस उस स्लाइड पे जाएंगे। ठीक है, मैं आपको इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्यों ज़रूरत पेश आती है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। न्यू विंडो में ओपन करने लगा हूँ, उसमें आपको बताता हूँ। जो कंप्यूटर होता है आपके पास, उसमें सबसे पहले हमारे पास हार्डवेयर लेवल होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा जो आपका सीपीयू है। ठीक है, अगर आप मोबाइल की बात करें तो आपके पास इसमें मोबाइल आ गया। ठीक है, उसका हार्डवेयर है, उसका बोर्ड होता है। ठीक है, सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड से, सीपीयू मीन उसका माइक्रो प्रोसेसर जो ब्रेन है। ठीक है, डिस्प्ले वगैरह सारा हार्डवेयर उसका आ गया। मेन चीज उसका सीपीयू प्रोसेसर हो गया, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, हमारा इससे कंसर्न नहीं है। ठीक है, हम इसको यूज करने वाले हैं सिर्फ। ठीक है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट लेयर पे जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट लेयर आ गई ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये जो हार्डवेयर है, ये अगर कंप्यूटर की जब लैपटॉप्स होते थे उस वक्त ये हार्डवेयर सबसे ज़्यादा, माइक्रो प्रोसेसर जो है ना, प्रोसेसर, ये इंटेल के सेल होते थे। ठीक है, अब लैपटॉप इतने सेल नहीं होते। लैपटॉप से ज़्यादा क्या चीज़ सेल हो रही है, स्मार्टफोन सेल हो रही है। तो प्रोसेसर किसके सेल होते हैं, क्वालकॉम एक कंपनी है उसके। ठीक है, फेमस है वो बड़े। उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले जब लैपटॉप वगैरह ज़्यादा सेल होते थे उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट का होता था। अब जो मोबाइल आ गए तो उसमें iOS या, ठीक है, एंड्रॉयड, ये गूगल का एंड्रॉयड है, iOS एप्पल का है। ठीक है, अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी एप्लीकेशंस, ह्यूमन और मशीन के दरमियान एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें नजर नहीं आ रहा, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि फॉर एग्जाम्पल समझ लें इंटरप्रेटर ऐसा है जो हमारी बात को कंप्यूटर को समझाता है। ठीक है, कि कंप्यूटर ने कैसे काम करना है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर है, इसके बगैर हार्डवेयर कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम कहाँ पे यूजर हैं, हम यहाँ पे यूजर हैं जो कि हम एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, हमारा इससे भी कंसर्न नहीं है, इससे भी कंसर्न नहीं, ये अलहदा कोर्सेज होते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होते तो आप ये पढ़ते। हम यहाँ पे यूजर हैं, हमारा काम क्या है, कंप्यूटर हमें बना हुआ मिल गया है, हमने उसको अपने अपने टास्क के लिए उसको इस्तेमाल करना है, जो भी हमारा काम। यहाँ पे आते हैं, एप्लीकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं। एप्लीकेशन ऐसी हो सकती है, यहाँ पे एप्स भी की भी बात हो रही है और हार्डवेयर एप्लीकेशंस की भी बात हो रही है। मिसाल के तौर पे आप वर्ड यूज़ करते हो, ऑफिस यूज़ करते हो, वो भी एक एप्लीकेशन है। क्रोम है, वो भी एक एप्लीकेशन है। ठीक है, मोबाइल पे कोई ऐप है, व्हाट्सएप है, तो वो भी एक एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशंस इससे मिलके बनती हैं, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिलके बनती हैं। तो अब एप्लीकेशन पे आते हैं। अब ये एप्लीकेशन हार्डवेयर रिलेटेड भी हो सकती हैं और सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी हो सकती हैं। हम किस तरफ जाएंगे, हमारा कंसर्न सॉफ्टवेयर की तरफ होगा, हार्डवेयर की तरफ नहीं होगा। हार्डवेयर में कौन कौन सी एप्लीकेशन आती हैं,
कार। अब कार में आजकल आपने सुना होगा लेटेस्ट किस्म के कंट्रोल आ रहे हैं, लेटेस्ट डिस्प्ले आ रहा है, एयर कंडीशन है। ठीक है, पहले एयर कंडीशन में फंक्शन नहीं होते थे, अब वो रिमोट से भी कंट्रोल हो जाता है, उसमें वाईफाई भी होता है सिस्टम। ठीक है, आप इंटरनेट के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हो। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, टीवी हो गया। ये चीज़ें, इनमें प्रोग्राम होता है, वो एक ही काम उससे परफॉर्म करना है। ऐसे होता है ना, आप ऐसा तो नहीं होता कि कार को जो उन्हें कंपनी ने बना के दिया हो, आपने उसमें कभी चेंजिंग कर ली हो अपनी मर्जी से, ऐसा होता है कि आप इसमें सर हम इन्हें हार्डवेयर क्यों कह रहे हैं? हार्डवेयर इसलिए कि देखें, कार एक फिजिकल चीज है ना, यस सर। हार्डवेयर एप्लीकेशन है, लेकिन जो आपका, जब आप फॉर एग्जांपल कोविड की उस कैटेगराइजेशन कर रहे हो, ठीक है, उसमें कोई उसका बना रहे हो कि कौन सा वेरिएंट है, ठीक है, उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हो, वेरिएंट को निकाल रहे हो, तो वो आप हार्डवेयर में करोगे या सॉफ्टवेयर में करोगे? कंप्यूटर प्रोग्राम ही करेगा ना उसको। यस सर, सॉफ्टवेयर में करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि हार्डवेयर एप्लीकेशंस, यानी कि उसको कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम। हार्डवेयर एप्लीकेशन आके असल नाम इसका ले लें, एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम इसका नाम है, ठीक है, चलें ये कह लें जो कि उसका असल वर्ड है। एम्बेडेड सिस्टम ऐसा सिस्टम कि जिसमें आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग तो सॉफ्टवेयर में ही होगी ना, जारी बात है, और लेकिन वो आईसी चिप पे होती है, तो उसका नाम बन गया एम्बेडेड सिस्टम, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिलके काम कर रहे हैं। ओवन हो गया इस तरह की एप्लीकेशन। अब ठीक है, यस सर। ठीक है। सो अब इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग यूज होगी और इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग यूज होगी, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि मशीन के करीब है। अब जो हमने अभी फिगर देखी थी, उसमें ऐसे तीन बने हुए थे, यहाँ पे 10 लिखा हुआ था, 1001 लाइक दिस, बाइनरी वैल्यूज। ये थोड़ा सा आइडिया है कि ये मशीन कोड क्या होता है? सर ये बाइनरी लैंग्वेज है जो कि हमारा सिस्टम अंडरस्टैंड करते हैं। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अब 10 का मतलब ये है कि इसमें कंप्यूटर में ना लेवल होते हैं, वोल्टेज होता है। ठीक है, जो कंपोनेंट होता है ना उसका ट्रांजिस्टर, वो 5 वोल्ट या 0 वोल्ट अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होता कि 1 और 0 भाग रहे हैं, उसमें लेवल होता है। 5 वोल्ट लेवल है तो 1 कह दिया, 0 वोल्ट है तो 0 कह दिया। ठीक है, ये भी हार्डवेयर की चीज़ है, हम इसको डील नहीं करते, बस ये पता हो कि इसमें इस तरह कोई ट्रांजिस्टर होता है, एक वर्ड, एक कंपोनेंट होता है जिसकी आउटपुट पे की वजह से 1 या 0 होता है। अब ये कौन समझ सकता है? ये मशीन समझती है। बातें समझ आ रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ये मशीन समझ रही है। ठीक है, 10 जो है ये मशीन अंडरस्टैंड कर रही है। क्या अगर आपको कहा जाए कि 10 में इस तरह प्रोग्राम लिखो, ठीक है, आपने 32 बिट सिस्टम है, आप इस तरह 32 बिट्स बना लो, ठीक है, और आप कंप्यूटर को इस तरह कमांड दो, क्या आपके लिए फिजिबल है कि इस तरह 32 बिट्स में प्रोग्रामिंग करना? नो सर। डिफिकल्ट, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है, नॉट फिजिबल। तो हम क्या करते हैं, जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो स्टार्ट में यूज होती वो लो लेवल असेंबली थी, जिसमें हम कंप्यूटर के हार्डवेयर पे जाके डील करते थे, कि कंपोनेंट को मूव करते थे खुद। यानी इसमें रजिस्टर्स होते हैं, तो उसको कह दिया मूव AX, BX, यानी रजिस्टर लेवल, उसके हार्डवेयर लेवल पे जाके डील करना, इसको कहते हैं लो लेवल असेंबली। ये भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये कहाँ पे, चलें बाद में देखते हैं। ये मुश्किल है, ये लो लेवल है। ठीक है, इसमें हम किसके करीब हैं? मशीन लेवल के करीब हैं, तो ये भी मुश्किल है हमारे लिए लिखना।
तो किसकी ज़रूरत पेश आई हमें? हाई लेवल की, जिसमें आप इंग्लिश के करीब वर्ड यूज़ कर लें, इफ़ यूज़ कर लें, एल्स यूज़ कर लें, फॉर यूज़ कर लें। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करना इजी है ना, इफ़ एल्स को, फॉर को। यस सर। Yes, sir. ठीक है, सो ये लैंग्वेज जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। यहाँ पे ह्यूमन है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ कौन है? ह्यूमन है, इस तरफ मशीन है। जो मशीन के करीब है वो लो लेवल लैंग्वेज है, जो ह्यूमन के करीब है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हमने मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, हम यहाँ पे इस लेवल पे पढ़ेंगे। इसमें ये एप्लीकेशन लेवल और उसमें भी फर्दर ये वाला हाई लेवल, ये हमने पढ़ना है। और उसमें फिर मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं। इसमें कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो पूछ लें। नो सर। No, sir. ठीक है, एक लास्ट चीज़ जो इस स्लाइड पे बतानी है मैंने वो ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे मशीन कोड है, यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज है, लोड वर्ड, स्टोर वर्ड, मूव वगैरह। यहाँ पे हमारे पास हाई लेवल है। अब अगर आपने प्रोग्राम लिखा हाई लेवल में तो कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, प्रोग्राम, जिसको कहते हैं कंपाइलर। यहाँ पे दरमियान में एक सॉफ्टवेयर होगा कंपाइलर, जो क्या करेगा, हाई लेवल को किस में कन्वर्ट कर देगा? असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का नुकसान ये होता है क्योंकि हमने खुद हार्डवेयर के साथ डील कर रहे होते हैं कि इसमें उसके रजिस्टर वगैरह, उसकी मेमोरी लोकेशंस तक जाके इधर उधर मूव कर रहे होते हैं डाटा। तो हमें ज़्यादा कोड लिखने पड़ते हैं। यहाँ पे इससे भी ज़्यादा कि यार फॉर एग्जाम्पल अगर 2 लाइन का कोड है तो इसमें 3 लाइन का कोड आ रहा है फॉर एग्जाम्पल। इसमें कम लाइनों का कोड होता है, इसमें ज़्यादा। इसमें अगर 1 लाइन है तो इसमें n लाइन्स होंगी, मल्टीपल लाइन। तो इसको कहते हैं, कौन सा रिलेशन है? 1 to मैनी रिलेशन है। कंपाइलर कौन सा रिलेशन होता है? 1 to मैनी, यानी हाई लेवल की एक लैंग्वेज और लो लेवल की मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल लाइंस का कोड बनेगा। 1 to मैनी लाइन कोड बनता है कंपाइलर का। यानी अगर इस तरफ एक लाइन लिखी है आपने तो कंपाइलर क्या करेगा, उसको मल्टीपल लाइन का कोड बना देगा। ये बात समझ आई? यस सर। Yes, sir. ठीक है, देखिए अगर आप फॉर एग्जांपल आपको ज़्यादा लाइनों का कोड लिखना है तो फिर तो ह्यूमन के करीब नहीं हुआ ना। ठीक है, आप बजाय इसके फिर आप लो लेवल में लिख लो। तो जो कम्पैक्ट कोड होता है, कम लाइनों का कोड होता है, वो हाई लेवल में होता है। कम लाइनों का कोड, तो कम लाइनों से ज़्यादा लाइनें, ये टाइम लगता है इसमें। लेकिन जब असेंबली होती है, असेंबली से हमने जाना है ना मशीन कोड में, तो वो असेंबलर करता है। वो सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? असेंबलर। अब इसमें अगर एक असेंबली की लाइन है तो मशीन कोड की भी एक ही लाइन बनेगी। तो क्या ये कंपाइलर फास्ट होगा या असेंबलर फास्ट होगा? असेंबलर फास्ट होगा। बिल्कुल सही है, गुड। तो क्योंकि इसमें एक लाइन के अगेंस्ट एक ही लाइन का कोड बनना है तो ये फास्ट होगा। इस वजह से जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम फॉर एग्जांपल, अब एलजी है, उसने ओवन बनाने हैं, ठीक है, एक ही तरह के ओवन बनाने हैं 1000। तो वो क्या करेंगे, असेंबली में कोड लिख देंगे। ठीक है, सी में भी लिख सकते हैं लेकिन असेंबली में लिख देंगे तो क्या होगा कि वो फास्ट एग्जीक्यूशन होगी उसकी। तो इस तरह जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं उसमें असेंबली लैंग्वेज यूज होती है। यहाँ पे ये वाई आना है, ये नोट करें साथ साथ। वैसे
यस सर कर रहे हैं। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये आपके लिए, लेकिन नॉलेज जो है ना ये इसका अहम है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं उसमें फिर ये यूज़ हो गया जिसमें आपको फास्ट एप्लीकेशन चाहिए, फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए, उसमें ये यूज़ कर लेंगे। जो आपने नॉर्मल प्रोग्राम लिखना है जिसमें इतना टाइम मिली सेकेंड का कोई फ़र्क ना पड़े, तो उसमें आप हाई लेवल में। तब मुझे आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हाई लेवल क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, और कंपाइलर का थोड़ा बहुत पता चल गया, असेंबलर। तो बेसिक ओवरव्यू हो गया कि क्यों इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जहाँ पे हाई लेवल चाहिए वहाँ पे डिफरेंट लेवल लैंग्वेजेस होंगी, लो लेवल पे असेंबली है। सो ठीक है, ये बात क्लियर होगी सबको? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके, गुड। तो वापस इस पे आते हैं, व्हाई देयर आर सो मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। Programming languages have evolved over time as better ways have been developed to design them. फर्स्ट जो पहले होती थी हमारे पास लो लेवल असेंबली होती थी, लेकिन जो हाई लेवल है वो 1950s में जाके फोरट्रॉन एक लैंग्वेज है जो कि सबसे पहले हाई लेवल की बनी। ठीक है, उसके बाद फिर मल्टीपल लैंग्वेजेस आ गई, थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेज हैव बीन डेवलप्ड। तो इस कोर्स में भी आपको बहुत से नाम आएंगे। ठीक है, तो आपने उनसे परेशान नहीं हो जाना कि क्या हमें ये सारी ही पढ़नी है। हम दो तीन जो है ये उन पे ज़्यादा फोकस होगा, और जो कोर्स में है वो भी बाकी को थोड़ा सा टच करेंगे, लेकिन फोकस 2 से 3 लैंग्वेजेस पे होगा कि उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो मल्टीपल नाम आएंगे, उन नामों से आपने परेशान नहीं होना। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर डिजाइन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। डेटाबेस है, ठीक है। अब डेटाबेस में क्या होता है कि नादरा है, नादरा ने क्या करना है, लोगों का रिकॉर्ड रखना है, तो उनको डेटाबेस चाहिए। ठीक है, अब लैंड रिकॉर्ड मरकज है फॉर एग्जांपल, जहाँ पे या फ्रांसिक साइंस एजेंसी है, उन्होंने 20 से 30 हज़ार ऐसे बंदों का जो फॉर एग्जांपल कोई किसी क्रिमिनल हैं उनका रिकॉर्ड रखा है डीएनए का, तो 20,000 उनके पास रिकॉर्ड है। तो उनको क्या चाहिए, उसके लिए डेटाबेस चाहिए। तो वहाँ पे फिर डेटाबेस वाली एसक्यूएल वगैरह की लैंग्वेज चाहिए जो कि डेटाबेस से रिलेटेड है। तो अगर कोई सिर्फ आपने प्रोसेसिंग करनी है तो वहाँ पे आप और कोई लैंग्वेज यूज़ करोगे। तो हर पर्पस होता है कि कौन सी लैंग्वेज का क्या पर्पस है, उस पर डिफरेंस आता है हमारे पास। ये मैंने आपको पहले सारी चीज़ बता दी है कि ये देखें, ये मशीन कोड हो गया। उसके बाद मशीन कोड, यहाँ पे आपने प्रोग्राम लिखा है, इस तरफ से ऐसे जा रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहा है। टॉप पे आपने कोई क्लास बना दी ट्राइंगल की, फ्लोट उसका डाटा टाइप डिफाइन कर दिया कि ये वैल्यू रिटर्न करे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब असेंबली बनेगी, देखें यहाँ पे 3 लाइनों का कोड है, तो असेंबली में ये 4 से 5 लाइनों का कोड बना। सबसे पहले लोड हुआ डाटा, रजिस्टर्स में डाटा लोड करा दिया, फिर मल्टीप्लाई करा दिया, फिर डिवाइड करा दिया। ठीक है, बी और एच डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो उनको रजिस्टर में मूव किया, फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे, और फिर उसको कांस्टेंट से डिवाइड किया, रिटर्न रिजल्ट कर दिया। इसी का मशीन कोड इस तरह बन गया। हर लाइन के लिए 32 बिट का मशीन कोड बनेगा। तो ये लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग है जिसको मैंने आपको डिटेल से पहले बता दिया है। इसमें मुझे बताएं, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? सर इस प्रोग्राम में पहले डिवीजन नहीं होगी? क्या होगी? पहले डिवीजन होगी। जी, इसमें पहले चलिए इसको ये समझ लें कि यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है। ठीक है, हाँ जी। क्योंकि वो तो बिल्कुल सही बात है आपकी, रूल वो ये कहता है डिवीजन पहले हो। ठीक है, गुड पॉइंट है।
देखिए ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेट्स सपोज हम ये सपोज कर लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है, बी और एज पहले सॉल्व करना है, फिर ओवरऑल 2 से डिवाइड करना चाह रहे हैं। ओके सर। ठीक है, वैसे गुड पॉइंट है। और जी बाकी का कोई क्वेश्चन हो किसी का? उसके बाद है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमारे पास 5 जनरेशन होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। फर्स्ट जनरेशन है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नाम ही है, ठीक है, कोई कीवर्ड वगैरह नहीं है, काउंटिंग है 1 से 5 तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन है वो सिंपल आपका ये वाली मशीन कोड को कह रहा है फर्स्ट जनरेशन। क्विकली अगर आपने याद करना हो ना कि फर्स्ट कौन सी सेकंड, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जनरेशन है ये मशीन कोड, सेकंड जनरेशन है असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन है ये सी, ठीक है, फोर्थ जनरेशन है डेटाबेस वाली, ठीक है, डेटाबेस एसक्यूएल वगैरह, और फिफ्थ जनरेशन है उसमें है जो कि डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यानी कि लिस्प है, जो कि हार्डवेयर की तरफ यूज होती है ज़्यादा ना। उसको देखते हैं वन बाय वन। जो ऑपरेशन कोड जो है, ऑप कोड, देखें 2 प्रोग्राम के हिस्से होते हैं। ये जो है ना ये चीज़ R1 और B, इसको क्या कहते हैं, ये ऑपरेंड्स हैं। ये क्या चीज़ है, ऑपरेंड्स हैं। कि कौन किस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इस R1 रजिस्टर पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये B हमारे पास एक वेरिएबल है, इनको क्या कहेंगे, ऑपरेंड्स कहेंगे। और ये क्या है, ऑपरेशन कोड है, या इसको कहते हैं ऑप कोड, ठीक है, कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन कोड क्या होता है, सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, ये ऑपरेशन कोड हो गया। ऑपरेंड्स क्या होते हैं कि दैट आइडेंटिफाई द डाटा टू बी प्रोसेस्ड, कि किस डाटा पे हमने प्रोसेसिंग करनी, जैसे कि प्रीवियसली हमने बी और एच जिस वेरिएबल्स पे किया है, तो वो ऑपरेंड्स हो गए। मशीन लैंग्वेज is machine dependent as it is the only language that computer can understand। तो ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी करेगा। अगर आपका 32 बिट का सिस्टम है तो हर जो मशीन लैंग्वेज एक लाइन के अगेंस्ट 64 बिट मशीन कोड बनता है। अगर 32 बिट का कंप्यूटर है तो 32 बिट उसके अगेंस्ट लाइन बनेगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये है, यहाँ से आप असेंबली तो बन गई। अब ये अगर 64 बिट का कंप्यूटर होता तो 1 लाइन ऑफ दिस, इसके अगेंस्ट यहाँ पे कितनी लाइनों का कोड बना था, 32 बिट का। लेकिन अगर कंप्यूटर आपने 64 बिट वाला लिया हुआ है तो फिर हर एक के अगेंस्ट 64 बिट्स बननी है। तो ये डिपेंड करता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर, और ये एफिशिएंट होता है। जाहिर बात है इसमें एक एक ऐसा नहीं होता कि अपनी मर्जी से 64 बिट बना ली, इसमें डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, ठीक है। कोई 4 बिट का ऑपरेशन ऑप कोड हो गया, 16 बिट का ऑपरेंड हो गया, इस तरह करके हिस्से होते हैं पूरे मशीन कोड के भी, ठीक है। तो वो आपके कोर्स में नहीं है, वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का अगर कोर्स पढ़ा होता आपने तो उसमें होना था वो। तो दिस इज मशीन लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड जनरेशन है असेंबली लैंग्वेज, जो कि लो लेवल है। इसमें ज़रा सिम्बॉलिकली हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। सिम्बॉलिक ऑपरेशन कोड्स रिप्लेस बाइनरी ऑपरेशन कोड। अब बजाय इसके कि हम वो लिखें 0-1 के फॉर्म में, जो 4 बिट का ऑप कोड था उसको हमने ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई, इस तरह। और ऑपरेंड्स को भी हमने रजिस्टर वगैरह के फॉर्म में लिख दिया, वेरिएबल के फॉर्म में या कांस्टेंट के फॉर्म में लिख दिया। Assembly language programs needed to be assembled for execution by the computer। तो कंप्यूटर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। असेंबलर एक प्रोग्राम होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो अगर आपने वो जो बॉक्स है ना मैंने बनाया था, ये बल्कि यहाँ पे भी बना हुआ है, तो समझ लिया कि यहाँ पे कंपाइलर है
जो कि इसको इधर कन्वर्ट कर रहा है, और यहाँ पे असेंबलर है जो कि यहाँ से इसमें कन्वर्ट कर रहा है। तो बाकी की सारी बातें वही रिपीट हो रही हैं बार बार। समझ आ रही है ना इन बातों की? फर्स्ट और सेकंड जनरेशन Yes, में sir. कोई Yes, sir. each assembly language instruction is translated into one machine language instruction। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना कि वन टू वन रिलेशन होता है, तो असेंबली इंस्ट्रक्शन इज ट्रांसलेटेड इन वन मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, यानी एक असेंबली का कोड और एक ही मशीन का कोड बनेगा, तो वन टू वन रिलेशन हो गया। वेरी एफिशिएंट कोड एंड ईजियर टू राइट। ईजी तो है, बिल्कुल है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एक दफ़ा समझ आ जाए तो बड़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज जो है ना। क्लोजर टू इंग्लिश, थर्ड जनरेशन पे आ गए अब। क्लोजर टू इंग्लिश बट इंक्लूड सिंपल मैथमेटिकल नोटेशन। तो अब इसमें ज़रा ये हो गया फ़ायदा हमें कि हम इसको इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें मैथमेटिकल नोटेशन, अब उसमें मल्टीप्लाई नहीं लिख सकते थे असेंबली में, इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखना है तो लिखना पड़ेगा मल की ऑप कोड लिखना पड़ेगा, डिव का ऑप कोड। तो यहाँ पे देखें सिंबल आ गया, बजाय 2-3 लाइनों में लिखने के हमने इस तरह पूरा इसका हाई लेवल का कोड बना दिया, तो ये इजी हो गया। के बाद है जो आप प्रोग्राम लिख रहे हो उसको सोर्स कोड कहते हैं, और मशीन कोड जो बनता है हाई लेवल का उसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। और सोर्स कोड को कौन सा हो गया इसमें? ब्लॉक नंबर 1 इज सोर्स कोड एंड दिस फाइल इज ऑब्जेक्ट कोड, मशीन लैंग्वेज ऑब्जेक्ट कोड होगा, ठीक है। The translation of source code to object code is accomplished by machine language system program called a compiler। ठीक है, तो कंपाइलर की मदद से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। Alternate to compilation is the interpretation which is accomplished by a system program called an interpreter। अच्छा, जो कंपाइलर है वो क्या करता है? कंपाइलर डायरेक्ट नहीं, अब मैं बार बार उस पर जा रहा हूँ स्लाइड पे, ज़रा वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर तो कंपाइलर है ना, तो वो क्या करेगा? सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कर तो देगा, लेकिन कैसे करेगा कि पहले सोर्स कोड कंपाइलर की मदद से असेंबली में कन्वर्ट होगा, फिर असेंबलर की मदद से वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर इंटरप्रेटर है तो क्या होगा, फिर डायरेक्ट यहाँ से वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये फ़र्क है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। ठीक है ना, यहाँ पे कंपाइलर लिखा हुआ है, कंपाइलर करेगा सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में, लेकिन दरमियान में वो भी असेंबलर भी होगा। इंटरप्रेटर का वर्ड अगर आ गया तो उसमें फिर असेंबलर नहीं होगा। अच्छा जी, कौन कौन सी एग्जांपल है थर्ड जनरेशन की? फोर्ट्रान है जो उसके सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी, कोबोल है, सी है, सी प्लस प्लस है, वीएल बेसिक है, पुरानी लैंग्वेज है बेसिक जो है ना, ठीक है। सी प्लस प्लस इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ठीक है। अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग समझते हैं कि पाइथन सीख लिया बहुत अच्छा है, लेकिन जो इंडस्ट्री है उसमें अभी भी सी प्लस प्लस की डिमांड है, ठीक है। वो यही चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सी प्लस प्लस सीखें, ठीक है, क्योंकि वो तो सिंपल है बहुत, इसकी मदद से हमें एक्चुअल नॉलेज भी मिलता है, ठीक है, और ये ज़्यादा पावरफुल है, बड़े इसकी मदद से ऑपरेशन परफॉर्म हम कर सकते हैं। थर्ड जनरेशन तक कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लें। No, sir. सो तो नहीं गए? मोबाइल साइड पे नहीं रखा होगा? No, sir. No, sir. No, ठीक है, sir. फिर अपना ना इधर नेम लिखें, चैट में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, साथ नेम लिखें, ताकि पता चले कौन कौन प्रेजेंट है। चैट की ऑप्शन आ रही है नीचे, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम लिखें।
ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। ये सो 12 प्रेजेंट है आज। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज पे। फोर्थ जनरेशन जो है वो सिंपल है, सिर्फ डेटाबेस से रिलेटेड है। डेटाबेस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिकॉर्ड रखना, मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे मेडिसिन होती हैं, ठीक है। कोई मॉल है, मॉल में कोई शॉप है, उन्होंने अपना रिकॉर्ड रखा हुआ है, या आप, ठीक है, कोई भी आप, ठीक है, कह सकते हैं रिकॉर्ड रखना, तो वो डेटाबेस कहलाता है। तो वो जो लैंग्वेज जो डेटाबेस से रिलेटेड हैं वो फोर्थ जनरेशन में आती हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज 4GL, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, दैट रिक्वायर्स fewer instruction to accomplish a task than a third generation language। इसमें क्या होता है, हमने क्योंकि रिकॉर्ड रखना होता है, सिर्फ कोई इतनी प्रोसेसिंग नहीं होती, सो इसमें हमें कम लाइनें चाहिए होती हैं। यूज विद डेटाबेसेस, क्यूरी लैंग्वेज यानी SQL, रिपोर्ट जनरेशन, फॉर्म डिज़ाइनर, एप्लीकेशन जनरेटर। तो इसी तरह के जो सिर्फ एक ख़ास डेटाबेस से रिलेटेड रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो वो रिपोर्ट कैसे जनरेट होगी, जब आपके पास कोई डेटाबेस होगा, ठीक है। वो फॉर्म बनाना है, सो बस आप इसके ये याद रखें कि डेटाबेस से रिलेटेड SQL जैसे ना, वो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। फिफ्थ जनरेशन में आ जाती है डेक्लेरेटिव लैंग्वेजेस, ठीक है, यानी जो कि जिसमें अब उससे भी सिंपल होगी, ठीक है। अब फॉर लूप उसमें होता था, पूरा लिखते थे, या इफ है, ठीक है, इफ दिस इक्वल, उसमें सिर्फ एक लाइन में ये बता देंगे कि 1, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 ऑप्शन होती है ना इफ एल्स की, तो इसमें उससे भी कम, बहुत ही डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है, बजाय इस तरह लिखने के ना कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस एंड एल्स, उसमें सी में लिखते थे, इसमें उससे भी ज़रा कम कोड हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट, स्कीम, SML, ठीक है। सो ये फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है। उसके बाद प्रोलॉग है, मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है। जैसा कि हमारे पास हार्डवेयर होती है ना लॉजिक, यानी एंड, एक तो होता है ना ऑपरेशन होता है एंड और सॉरी ऐड सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन होता है, ठीक है, वो तो हो गया अरिथमेटिक ऑपरेशन। एक होते हैं लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे कि एंड और नॉट, ठीक है। एंड और का पता है, एंड गेट और गेट का है आइडिया थोड़ा बहुत, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। सो उस तरह लॉजिक पे बेस कर वो, ठीक है। ये इस तरह की हार्डवेयर रिलेटेड जो डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस हैं, ये फिफ्थ जनरेशन में आती हैं। बियॉन्ड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, अब ऐसा होता है जैसे सिस्टम बने थे ना, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, सिक्स फिफ्थ सेवन्थ जनरेशन के बाद हम कह देते हैं कि ये सारे मतलब हाई जनरेशन में आ गए। जैसे VLSI होता था कि IC चिप होती है ना, उसमें अगर हमारे पास 1 लाख IC आ गई, तो हमने कह दिया कि ये लार्ज स्केल है, 10 लाख होगी, फिर 1 करोड़ होगी, अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो फिर हम कह देते हैं हायर जनरेशन। इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेजेस में भी क्या होता है कि जो 6 7 8 ऐसे नहीं, नंबरिंग नहीं स्टार्ट कर दी, हमने कह देते हैं कि जो फिफ्थ के बाद है, क्योंकि अब मेजर कोई बड़ा इतना चेंज नहीं आया, जब कोई मेजर चेंज आएगा तो उसको कह देंगे कि सिक्स जनरेशन है। तो इस वजह से जो हाई अब लैंग्वेजेस हैं उनको बियॉन्ड फिफ्थ कह देते हैं। दो नो क्लियर डेफिनेशन एट प्रेजेंट, natural language programs generally can be interpreted and executed by a computer with no other action by user than starting the question। So ये बस ये याद रखें कि जो इसके अलावा जनरेशन है वो बियॉन्ड फिफ्थ है, जो जिसमें हमारे पास आ जाती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्राम, जिसमें यानी ह्यूमन लैंग्वेज के करीब तरीन मतलब मजीद वर्ड जिसमें इंक्लूड हो जाएं, और लिमिटेड कैपेबिलिटीज़। इसमें लिखना तो आसान है, लेकिन इसमें कैपेबिलिटीज़ कम है।
ऐसा नहीं होता कि अब यहाँ पे हाई लेवल में देखिए सी में लिमिटेड काम है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप अपनी मर्जी की इंग्लिश लिख दो, उसमें लिमिटेड काम है लेकिन वो पावरफुल लैंग्वेज है। इसी तरह तो नेचुरल लैंग्वेज इसमें आ जाएगी, लिखना तो इजी हो जाएगा लेकिन उसकी लिए कैपेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये लैंग्वेज ट्री है। सबसे पहले 1957 में जो पहली लैंग्वेज थी वो फोर्ट्रान इन्वेंट हुई। अब इसको ऐसे याद नहीं करने लग जाना, ठीक है। याद नहीं करना इसको, ठीक है ना। किस किस के ज़िम्मे आया था कि ये याद करना पड़ना है? सर होता है ऐसे ही है। ठीक है, तो हर चीज़ इसमें याद नहीं करनी। जैसे मैंने आपको बता दिया ना बेसिक बेसिक कंसेप्ट के, पहली जनरेशन का आपको पता हो कि कौन सी होती है, मशीन कोड होते हैं, और उसमें वर्डिंग का पता हो कि देखें ये R1 क्या था, ऑप कोड है या ऑपरेंड है। चलें ऑप्शन भी बता दिए। सर ऑपरेंड है। बिल्कुल सही, शाबाश, गुड। ये ऑपरेंड है, लोड ऑप कोड है। ये हमारे पास सोर्स कोड है, ये मशीन कोड है, या फिर इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो इस तरह ये चीज़ें पता हो। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, मशीन लैंग्वेज है, सेकंड में असेंबली है, थर्ड में C++ है, फोर्थ में डेटाबेस वाली लैंग्वेजेस हैं, SQL है, और फिफ्थ में लिस्प है, डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस हैं। तो इस तरह एक एक चीज़ याद नहीं करनी, अंडरस्टैंड करके ना करना है इसको। ठीक है, इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आपके काम आएगा आगे कोई भी नई लैंग्वेज सीखने में। ये जो कोर्स है इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको रट्टे लगाने लग जाए, इसमें अंडरस्टैंड करके समझे जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, फोकस उसी पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं इसको उठा के यहाँ से कोई फिलिंग द ब्लैंक ना लूँ MCQ, इससे वही पूछूंगा जो आपको कंसेप्ट पढ़ाया होगा, इंशाल्लाह वही होगा इसमें। अब यहाँ पे ये फोर्ट्रान से एल्गोल हुई, उसी से मतलब ना थोड़ी सी चेंजिंग करके फोर्ट्रान में अपनी भी चेंजिंग आती गई, और मैक्सिमम उसमें फोर्ट्रान 90 आया। जैसे पाइथन है, पाइथन 2 था, वो 2010 के बाद ख़त्म हो गया, तो अब 3.0 चल रही है सीरीज। तो यहाँ पे क्योंकि 95 तक है, तो अगर वो भी होता तो हम यहाँ पे लिख देते कि पाइथन 2.0 2010 तक चला, उसके बाद पाइथन 3.0 आ गया। तो इसी तरह ये एवोल्यूशन लिखी हुई है कि एल्गोल फिर बना, उसकी ये फर्दर उसमें चेंजिंग आती रही, इन्हांसमेंट होती रही, फिर उसको पास्कल में कन्वर्ट होगी, फिर मोडुला में। ठीक है, एडा लैंग्वेज भी आपके कोर्स में है। ठीक है, बेसिक है, कोबोल है, लिस्प है। ठीक है, सी है, सी पहले थी, फिर C++ आ गई, फिर जावा आ गई। ठीक है, तो उसकी एवोल्यूशन लिखी हुई है मल्टीपल लैंग्वेजेस की। अभी मैंने एक गूगल क्लासरूम बना लिया है, यहाँ तक आप आज का टॉपिक है बस, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट में करेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, गूगल क्लासरूम का लिंक आपको व्हाट्सएप पे शेयर करने लगा हूँ, उस गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लें। उस पर मैं आपकी जो ये फर्स्ट स्लाइड है ये भी शेयर कर देता हूँ। ये है एक बुक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रैग्मेटिक्स में से बुक है, उसमें से फर्स्ट चैप्टर बस हमने करना है, ये उसमें से किया है। तो वो बुक भी अहम है, उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट हैं, वो भी बुक शेयर कर देता हूँ, ये वाली भी। और जो आपकी मेन टेक्स्ट बुक है पाइथन से रिलेटेड वो भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, दोनों बुक्स आ जाएंगी, स्लाइड आ जाएगी। बाकी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर फाइंड अप करते हैं। ओके सर। ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। सर अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज़। सर। अल्लाह हाफिज़।